वेलकम स्टूडेंट्स। हम पिछले अध्याय में बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की चर्चा कर चुके हैं, यानी कौन कौन से सिद्धांत होते हैं उसके और किस प्रकार की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। आज उसी प्रिंसिपल्स और उन प्रोसेसेस का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है ना, उनके एप्लीकेशंस के बारे में आज इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर 12 है ना, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जैव तकनीकी इसके अनुप्रयोग, सिद्धांतों के अनुप्रयोग। तो जैव तकनीकी के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मैंने किन किन क्षेत्रों में इनका उपयोग हो रहा है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसका क्षेत्र असीमित है। बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र असीमित है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा है। तो जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहाँ पर माने अधिकाधिक प्रयोग बायोटेक्नोलॉजी का हो रहा है, उन क्षेत्रों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे सबसे पहला क्षेत्र है कृषि, जिसको सबसे अधिक प्रभावित किया है बायोटेक्नोलॉजी ने, वो है कृषि, और एक है चिकित्सा। कृषि, चिकित्सा और औद्योगिक, ये तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो स्वास्थ्य सेवा और खाद्य है ना, खाद्य के उत्पादन को और स्वास्थ्य की सेवाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया है, वह है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में कृषि का जो उपयोग है वो किस तरह से होता है, इसमें जीन के, बायोटेक्नोलॉजी वास्तव में क्या है, जीन के हेर फेर के द्वारा नए उत्पादों की प्राप्ति करना है। तो चाहे वो ट्रांसजेनिक प्लांट हो, ट्रांसजेनिक एनिमल हो, या फिर किसी प्रकार के रासायनिक उत्पाद हो, या प्रोटीन हो, हार्मोन हो, एंजाइम हो, विटामिन हो, इन सब की प्राप्ति करना, नए उत्पादों की प्राप्ति करना जीन के हेर फेर के द्वारा, ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा माने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एवं क्रॉप्स की उत्पत्ति की जाती है। कृषि के क्षेत्र में सबसे पहला उपयोग है कि जीन में हेरफेर के द्वारा या इच्छित जीन के प्रवेश के द्वारा वांछित लक्षणों वाले पौधों की प्राप्ति करना या फसलों की प्राप्ति करना, ये कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म, माने प्लांट्स या क्रॉप्स कहलाते हैं या फसल कहलाते हैं। तो इनमें जीन के हेर फेर के द्वारा उन लक्षणों को हम परिवर्तित करते हैं या उन लक्षणों की माने उसमें वृद्धि करते हैं जिसको हम चाहते हैं, वांछित लक्षणों की वृद्धि करना है ना। और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे इसमें है फसल सुरक्षा। दो महत्वपूर्ण है कृषि के क्षेत्र में, एक तो है फसल की सुरक्षा का, चाहे वो कीट से हो, चाहे वो रोग से हो, चाहे वो सूखा से हो, चाहे लवण से हो, चाहे ताप से हो, चाहे ठंड से हो, इन सब से बचाव के लिए यानी सुरक्षा के लिए एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है कृषि में उत्पादकता में वृद्धि, यानी जो भी क्रॉप है उसकी उत्पादकता में, फसलों में उसकी उत्पादकता में वृद्धि। तो उत्पादकता में वृद्धि कौन कौन से माने उद्देश्य से किया जाता है, किन किन उद्देश्यों के माध्यम से किया जाता है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए फसल सुरक्षा, जैसे सूखा के प्रति प्रतिरोधी, यानी अधिक सूखा को सह सकने वाले सहिष्णु, लवण की प्रति प्रतिरोधी, माने लवण माने भूमि में जो मृदा में लवणता अधिक है उसको सहने के लिए, या ताप अधिक है या ठंड अधिक है, तो उन सब को सहन करने वाले पौधों के निर्माण को जो है फसल सुरक्षा के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। कीट और रोग व कीटनाशी प्रतिरोधी किस्मों का विकास, माने कीट, कोई भी कीट का प्रकोप या कीटनाशी का प्रयोग करके हम कर सकते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव अधिक है क्योंकि वो वातावरण में भी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और मृदा में भी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए पौधों को ही ऐसा बना दिया जा रहा है, पौधों के अंदर ही इस प्रकार के जीन प्रवेश करा दिए जा रहे हैं जो कीटों को मारते हैं। तो कीट प्रतिरोधी पौधे कहेंगे। रोगों माने कीट से होने वाले रोगों से बचाव के लिए भी कुछ प्रतिरोधी पौधों को उत्पन्न किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एवं क्रॉप्स के द्वारा। कीटनाशी प्रतिरोधी किस्मों का, ऐसे जीन का प्रवेश किया जाता है पौधों में या फसलों में कि वो जड़ों के द्वारा जो मृदा में कीटनाशी गया है उसके प्रभाव को नष्ट करते हैं, माने उसको रूपांतरित कर देते हैं। कीटनाशी सालों साल यदि मिट्टी में पड़े हुए हैं मृदा में तो वो परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, तो उनका परिवर्तन कर सकने वाले पौधे का विकास भी किया जा रहा है। तो ये कृषि में फसल सुरक्षा एक है कि सूखा, लवण, कीट, रोग और कीटनाशी आदि के प्रति प्रतिरोधी उसका किस्मों का तैयार किया जाना बायोटेक्नोलॉजी का एक फील्ड है। उत्पादकता में वृद्धि,
यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जीएमओ प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का उत्पन्न करना मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो अधिक से अधिक हमको उत्पादन दें और साथ ही साथ उनके पोषण मान में वृद्धि हो, माने उनमें न्यूट्रिएंट मटेरियल्स जो हैं वो ऐसे हों कि हम हमारे माने इसकी पोषक पदार्थों की कमी की पूर्ति की जा सके, साथ ही साथ वो कम समय में अधिक उत्पादकता प्रदान कर सकें। और उन फसलों में जैसे नाइट्रोजन फिक्सेटिव क्रॉप्स, माने कुछ पौधे में ऐसे जीन में हेरफेर या परिवर्तन किए जा रहे हैं कि वो पौधे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले नहीं हैं फिर भी जीन प्रवेश करा देने की वजह से वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को सीधे सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो उनको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया या वो जीन की आवश्यकता होती है। तो उस बैक्टीरिया से प्राप्त जीन को पौधों में प्रवेश करा दिया जा रहा है ताकि वो पौधे जो नॉन नाइट्रोजन फिक्सेटिव प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्सेटिव हो जाएं और नाइट्रोजन को फिक्स करके मतलब नाइट्रोजन की कमी को पूरी कर सकें। फोटोसिंथेसिस की दर में वृद्धि, ऐसे जीन प्रवेश कराया जा रहा है कि वो फोटोसिंथेसिस की दर में उनकी वृद्धि हो जा रही है। तो फोटोसिंथेसिस की दर में वृद्धि होगी मतलब उत्पादकता में वृद्धि होगी। पोषण मान में वृद्धि, पोषण मान में मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू, जैसे विटामिन के जीन को, माने विटामिन क्या होते हैं ये भी मतलब और रासायनिक पदार्थ होते हैं और जीन में उत्पन्न जो प्रोटीन और हार्मोन जो होते हैं या विटामिन होते हैं वो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो उनके कॉम्बिनेशन को, उनके एमिनो एसिड्स को, उनके जीन को किस में प्रवेश करा दिया जा रहा है? पौधों में प्रवेश करा दिया जा रहा है। उनमें जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनके जीन के क्रम को, माने क्षारों के क्रम उस हिसाब से बनाकर उनके जीन को पौधों में प्रवेश कराया जा रहा है जिससे उनके पोषण मान में वृद्धि हो जाती है। तो दो मुख्य उद्देश्य है, फसल की सुरक्षा और दूसरा है उत्पादकता में वृद्धि करना। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बायोटेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से चिकित्सा के कई माने उद्देश्यों को पूर्ण किया जा रहा है, जैसे रोगों का निदान या डायग्नोसिस के लिए। कई प्रकार के रोग हैं जैसे एनीमिया है, एड्स है, कैंसर है, टीबी है, मलेरिया है। इनके रोगों का निदान किया जा रहा है या डायग्नोसिस समय से पूर्व, माने बहुत अधिक फैलने से पहले ही इनके रोगों का निदान बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से पीसीआर टेक्नोलॉजी के द्वारा या एलिसा टेक्नोलॉजी के द्वारा, एलिसा के द्वारा, पीसीआर के द्वारा किया जा रहा है इनके रोगों का निदान। तो ये हम जब मेडिकल फील्ड का जो अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस बताएंगे तब और डिटेल चर्चा करेंगे कि रोगों का निदान भी किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना। डीएनए टेक्नोलॉजी की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, साथ ही साथ रोगों की रोकथाम या प्रिवेंशन के लिए क्या टीके का उत्पादन किया जा रहा है, इंटरफेरॉन का उत्पादन किया जा रहा है, मधुमेह से बचने के लिए इंसुलिन का उत्पादन किया जा रहा है, कई रोगों से बचने के लिए कई वैक्सीन या टीके का निर्माण ये भी बायोटेक्नोलॉजी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके ही बनाया जाता है। तो ये किस तरह से होता है आगे हम जब मेडिकल या चिकित्सा के क्षेत्र में जो अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब डिटेल स्टडी करेंगे। साथ ही साथ रोगों का उपचार, कई रोगों के उपचार जैसे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक या आणविक उपचार के द्वारा किया जा रहा है, आणविक निदान किया जा रहा है। और साथ ही साथ जीन थेरेपी की जा रही है। कोई जीन यदि डिफेक्टिव है तो वो जीन को निकाल कर उसके अच्छे जीन को उसमें प्रवेश कराकर उस रोगों का निदान किया जा रहा है। तो ये किस तरह से होता है आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में डायग्नोसिस में किया जा रहा है, प्रिवेंशन में किया जा रहा है, साथ ही साथ उसके ट्रीटमेंट में और थेरेपी में भी उपयोग किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। औद्योगिक क्षेत्र में हम देखें तो औद्योगिक क्षेत्र में प्रोसेस्ड फूड यानी कि संसाधित खाद्य पदार्थों का जो उद्योग है वो भी बायोटेक्नोलॉजी या सूक्ष्म जीवों के उपयोग के माध्यम से ही किया जा रहा है। पनीर, योगर्ट, ब्रेड आदि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके ही किया जा रहा है। औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करना या उसकी प्रोसेसिंग करना ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी का ही फील्ड है। रासायनिक उद्योग में जैसे विभिन्न प्रकार के रसायन हैं, अम्ल हैं, एल्कोहल हैं और कीटनाशी रसायनों का उत्पादन है। ये सभी रसायनों का उद्योग जो है वो किस पर डिपेंड करता है? सूक्ष्म जीवों पर और बायोटेक्नोलॉजी पर ही उत्पन्न माने निर्भर करता है। माने उसके सारे टेक्निक्स जो हैं वो माने उत्पादन करने के टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड है। औषधि उद्योग,
यहाँ पर जो रोगों के उपचार के लिए जो टीके, इंटरफेरॉन, इंसुलिन आदि और विभिन्न औषधियों का उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही साथ वैक्सीन, हार्मोन, विभिन्न एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जाता है और विटामिन्स, प्रोटीन्स और इंटरफेरॉन ये सब का उत्पादन किया जाता है सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीकी का प्रयोग करके। तो ये औषधि उद्योग भी पूरी तरह से किस पर निर्भर है? बायोटेक्नोलॉजी पर निर्भर है। पर्यावरण सुरक्षा एक और फील्ड है इसका। वाहित मल के उपचार के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ घरेलू वर्ज्य पदार्थों का रूपांतरण, जो भी घरेलू पदार्थ जो कचरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जा रहा है और बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। बायोडिग्रेडेबल यौगिकों का उत्पादन, माने कि जो नष्ट हो सके ऐसे यौगिकों का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या है? ईंधन के रूप में, एल्कोहल के रूप में, बायोगैस का उत्पादन के लिए या हाइड्रोजन गैस आदि के उत्पादन के लिए, ये सब के उत्पादन के लिए भी सूक्ष्म जीवों का और बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। जैव खनन में, धातुओं के निष्कर्षण में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। इस जैव खनन भी किया जा रहा है, माने धातुओं का निष्कर्षण जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया जा रहा है। तो ये मेन बेसिक फील्ड हैं जिनमें बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग अधिकाधिक हो रहे हैं। इनमें से हमको डिटेल स्टडी करना है कृषि के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में करना है। डिटेल स्टडी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आगे इनका हम देखते हैं कि आज कृषि के क्षेत्र में किस तरह से उपयोग होता है और एक दो एग्जाम्पल लेकर इसका हम समझेंगे। कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी की उपयोगिता का हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कृषि में जैसे हरित क्रांति के बाद में कृषि रसायनों का उपयोग किया गया और बहुत अधिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया, है ना। लेकिन उसके दुष्प्रभाव से माने कीटनाशकों का प्रयोग किया गया और कई प्रकार के और प्रयोगों को किया गया और हरित क्रांति के बाद तो उसके उत्पादन की क्षमता में तो वृद्धि हो गई, लेकिन साथ ही साथ उतनी ही प्रदूषण भी बढ़ गया। मृदा का प्रदूषण, वातावरण का प्रदूषण बढ़ गया और उसके एवज में माने मनुष्यों को नुकसान भी अधिक होने लगा। तो 3 प्रकार की कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़ाया जा सकता है। एक तो है एग्रोकेमिकल, यानी कि रसायनों का प्रयोग करके, कृषि रसायनों का प्रयोग करके उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाना। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग दूसरा विधि है, या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक कृषि में क्या है कि जैविक पदार्थों का उपयोग करके कृषि की माने उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा था। तो इसमें गुणवत्ता तो प्राप्त हो रही थी, अच्छी क्वालिटी के फसल प्राप्त हो रहे थे, उत्पाद भी उसके अच्छे थे, लेकिन मात्रा उतनी अधिक नहीं हो रही थी जितनी मात्रा में, जितनी अधिक जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उस आधार पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा उस जनसंख्या का पेट भर पाना मुश्किल था। और कृषि रसायनों के द्वारा जो उपयोग हो रहा था उसके द्वारा भी उत्पादन क्षमता जितनी थी वो भी जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में कम था। तो और साथ ही साथ इसमें दुष्प्रभाव भी थे। तो इन दोनों के बीच का कोई रास्ता निकालने के लिए वैज्ञानिक जो है वो इस बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कृषि में किया गया। उसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि अनुवांशिक रूपांतरित फसल आधारित कृषि तीसरी विधि है जो दोनों की बीच की विधि है। इसमें उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि पर्याप्त हो रही है और साथ ही साथ इसमें दुष्प्रभाव भी, वातावरणीय माने प्रदूषण या मृदा का प्रदूषण, किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वो जीएमओ प्लांट्स में या आनुवांशिक रूप से जीन के फेरबदल के फलस्वरूप पौधों को यदि बदला जा रहा है तो उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। साथ ही साथ उत्पादन क्षमता भी अधिक हो रही है और कई किस्मों की पौधों की प्रजातियों को भी विकास। इसमें क्या हरित क्रांति में हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के द्वारा 2 किस्म की प्रजातियों में संकरण कराकर परंपरागत विधि से नई जातियों का विकास किया जा रहा था। लेकिन अभी जीन के हस्त कौशल के द्वारा, माने जीन को फेरबदल करके, जीन के माने में परिवर्तन करके यदि उसके लक्षणों में परिवर्तन कराया जा रहा है कोई भी जीव में, तो वो कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसे पौधे, कवक, जीवाणु व जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा रूपांतरित किए जा चुके हैं, यानी कि उनके जीन में परिवर्तन हेरफेर किया जा चुका है और उनको अनुवांशिक रूपांतरित जीव, यानी कि उनके जीन में परिवर्तन पूरी तरह से किया जा चुका है, वो कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इसके जीन में परिवर्तन से उनके लक्षण भी परिवर्तित होते थे, इसलिए इनको कहा गया रूपांतरित जीव, रूपांतरित हो जाते थे इसीलिए रूपांतरित जीव कहा गया।
और ऐसे पौधे जिनमें फॉरेन जीन या बाहरी कोई जीन प्रविष्ट कराया जा चुका है, यानी फॉरेन जीन वाले पौधे, आनुवांशिक रूपांतरित या जीएमओ प्लांट्स या ट्रांसजेनिक, पारजीनी माने दूसरे का जीन उसमें उपस्थित है तो उस प्रकार का पौधा कहलाता है ट्रांसजेनिक पौधा। और उस प्रकार का जंतु जो यदि किसी दूसरे जीव का जीन उपस्थित है जंतु में तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाता है। तो अभी हम कृषि के क्षेत्र में ट्रांसजेनिक प्लांट के अध्ययन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या क्रॉप्स का उत्पत्ति करना या निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो कीट के प्रति, लवण के प्रति, सूखा के प्रति, कोहरे के प्रति सब क्षमताओं को विकसित करना, उनके प्रति सहने की क्षमता जो है वो सहन करने की क्षमता या सहन शक्ति को उनमें विकसित करना। तो वायरस के प्रति प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास किया जा रहा है। ऐसे मतलब उनमें जीन डाल दिया जा रहा है जिससे कि वायरस जैसे ही उस पर अटैक करे वो वायरस अपने आप समाप्त हो जाए। तो कई प्रकार की प्रजातियों का विकास किया जा चुका है। टमाटर, आलू, पपीते, तंबाकू आदि जो है वो वायरस प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास उनका किया जा चुका है। जैसे कवक प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास में क्या करते हैं? कवक की कोशिका भित्ति क्या होती है? काइटिन की बनी होती है। तो काइटिनेज एंजाइम का समावेश जो है उन पौधों में कर दिया जाता है ताकि वो फसल या पौधे में जब कवक का आक्रमण हो तो कवक जो है वो अपने आप समाप्त हो जाए। तो इस तरह से कवक प्रतिरोधी कुछ जातियों का भी विकास किया जा चुका है। लवण, सूखा, कोहरे आदि, ठंड और ताप इत्यादि को सहने की क्षमता करने वाले प्रजातियों का भी विकास जीएमओ के द्वारा, माने उनमें ऐसे जीन का प्रवेश कराया जाता है जिससे कि इन सब को सहने की क्षमता उनमें आ जाती है। दूसरा है कीट प्रतिरोधी फसलों का विकास। कीट प्रतिरोधी फसलों का विकास मतलब जैसे कीट हैं या इंसेक्ट हैं उनका आक्रमण से फलस्वरूप पौधों में जो रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों से उनको बचाया जा सकता है। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है बेसिलस थुरिनजिएंसिस यानी बीटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इनमें एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है, स्पेसिफिक जीन। इन जीन को कहा जाता है, ये जैसे ये बैक्टीरिया है बेसिलस थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है जिसमें विशेष प्रकार का स्पेसिफिक जीन पाया जाता है क्राई जीन। और इस क्राई जीन के द्वारा जो प्रोटीन निर्माण होता है उस प्रोटीन को कहा जाता है क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन जो होते हैं वो विशेष प्रकार के यदि पौधों में प्रवेश करा दिया जाए, कुछ पौधों में प्रवेश करा दिया जाए तो उनमें जो इंसेक्ट या जो कीट का प्रकोप होता था वो कीट अपने आप जो है वो मरने लग जाते हैं। तो ये जीन जो है वो इस प्रकार के प्रोटीन को उत्पन्न करने लग जाते हैं और ये प्रोटीन जो है वो बेसिलस बैक्टीरिया को, इस थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, जबकि जो कीट उस पौधे को आक्रमण करता है जिसमें इस जीन को प्रवेश कराया जा चुका है तो वो पौधे को तो नुकसान नहीं करता है बल्कि जो कीट उस पर आक्रमण करता है उस कीट के स्टमक में या उसके आंतों में छेद कर देता है और उस कीट को मार देता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉटन या कपास के पौधे में इस प्रकार के बेसिलस थुरिनजिएंसिस बीटी जीन को, क्राई जीन को प्रविष्ट कराया गया कपास के पौधे में। कपास का पौधा है तो कपास के पौधे में एक कीट का आक्रमण होता था, वो उसको कहते हैं बॉल वर्म, है ना। बॉल वर्म कीट जो है वो कपास के पौधे को आक्रमण करता था तो उसमें जो कपास के बड होते थे, मुकुल या बड जो होते थे वो कटकर गिर जाते थे और कपास बन नहीं पाता था। तो इस कीट के प्रकोप से बचने के लिए इस बैक्टीरिया से, थुरिनजिएंसिस बीटी बैक्टीरिया से क्राई जीन को निकालकर बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस पर प्रवेश कराया जा चुका? इस पौधे पर, कपास के पौधे पर प्रवेश कराया गया। कपास के पौधे में अब वो क्राई जीन उपस्थित है, लेकिन ये क्राई जीन बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यहाँ पर सक्रिय नहीं होता है। लेकिन पौधे में भी सक्रिय नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही ये बॉल वर्म इस पर अटैक करता है, इसके अंदर प्रवेश करते ही इसकी आंतों का जो पीएच होता है वो क्षारीय होता है और उस क्षारीय पीएच पर ये जो प्रोटीन होता है क्राई प्रोटीन एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर इसके आंतों में छिद्र कर देता है। इस तरह से छोटे छोटे छिद्र कर देता है आंतों पर छिद्र करने के कारण ये कीट जो है बॉल वर्म समाप्त हो जाता है। तो बेसिलस थुरिनजिएंसिस के द्वारा क्राई जीन से क्राई प्रोटीन फॉर्म होते हैं। ये 3 खोजा जा चुका है, एक है क्राई 1AC और क्राई 2AB। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं। क्राई 1AC और क्राई 2AB 2 प्रकार के जीन्स जो प्रोटीन बनते हैं, सिंथेसिस होते हैं क्राई जीन से, जो कॉटन बॉल वर्म यानी कपास के कीटों को मारने के लिए उपयोगी हैं।
कपास में माने अटैक करने वाले, आक्रमण करने वाले कीटों के नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है Cry1AC और Cry2AB प्रोटीन। ये प्रोटीन कहाँ से निकाला गया? क्राइजीन से। क्राइजीन कहाँ से? बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर से निकाला गया ये जीन। और इस जीन से उत्पन्न जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में था Cry1AC और Cry2AB। इसको कपास के पौधे पर प्रवेश कराया गया। कपास के पौधे से कीट के अंदर जब प्रवेश किया तो वो आंतों के पीएच क्षारीय होने के कारण एक्टिव हो गया और एक्टिव होकर इसके आंतों में छेद कर दिया और छेद करने के कारण ये कीट मर गया। तो इस तरह से इस प्रकार के जीन को प्रवेश कराकर बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कीट प्रतिरोधी फसलों का विकास किया जा चुका है। तो बीटी ब्रिंजल माने बैगन में जो बेसिलस thuringiensis को प्रवेश कराया गया और कीटों के प्रकोप से बचाया गया वो सबसे पहला था। इसी तरह से और टमाटर, बीटी टमाटर और टोमेटो, पोटैटो आदि में बीटी का विकास किया जा चुका है। जैसे कॉर्न बोरर Cry1AB जो होता है, इस प्रकार का जो क्राई जीन से उत्पन्न हुआ है प्रोटीन AB Cry1AB वो कॉर्न बोरर माने मक्का छेदक जो होता है, मक्के में जो छेद उत्पन्न कर देता था उस मक्का बोरर को नियंत्रण करने के लिए Cry1AB प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रोटीन कहाँ से प्राप्त किया गया है? क्राइजीन से। क्राइजीन बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से पौधों में प्रवेश कराकर उनको कीट प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो एक और दिया गया है, एक निमेटोड के प्रति प्रतिरोधी बनाया जाना या सूत्रकृमि के प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता है आरएनए अंतरक्षेप विधि के द्वारा या आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा। ये प्रतिरोधी या पीड़क प्रतिरोधी पौधे का और निर्माण आरएनए इंटरफेरेंस विधि से डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। इसमें आरएनए इंटरफेरेंस यानी आरएनए अंतरक्षेप विधि के द्वारा एक विशेष प्रकार का तंबाकू के पौधे में विशेष प्रकार का जो निमेटोड या सूत्रकृमि का अटैक होता था और उससे उस पौधे को बचा, उसके पौधे की जड़ों में नोड्यूल्स बनते थे। तो उसके रूट नोड्यूल्स बनने के कारण उसकी वृद्धि रुक जाती थी पौधे की, टोबैको के या तंबाकू के पौधे की। तो इस सूत्रकृमि से बचाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा आरएनए इंटरफेरेंस का। तो ये क्या होता है वास्तव में? देखिए, मिलॉयडीगाइन इनकॉग्निशिया एक क्या है? एस्केहेलमिंथिस फाइलम का निमेटोड है, क्लास निमेटोड का एक सदस्य है मिलॉयडीगन इनकॉग्निशिया। इसका अटैक होता है तंबाकू के पौधे पर और तंबाकू की जड़ों में फिर सोलानेसी फैमिली के और अन्य पौधे हैं जैसे बैगन है, टमाटर है, आलू है, इनको ये संक्रमित करता है और उनके जड़ों में रूट नोड्यूल बना देता है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो ये कौन सा निमेटोड है? मिलॉयडीगन इनकॉग्निशिया। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये तंबाकू के पौधे पर अटैक करके रूट नोड्यूल उत्पन्न करता था। तो इसकी बॉडी में विशेष प्रकार का एक प्रोटीन उत्पन्न होता है, इसकी एक जीन होती है। इस जीन से आरएनए का निर्माण होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है सामान्य प्रकार का आरएनए का, और इस आरएनए से सेंस आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। माने इस सूत्रकृमि के या निमेटोड के बॉडी में एक विशेष प्रकार का स्पेसिफिक जीन होता है और इस जीन से विशेष प्रकार का प्रोटीन का निर्माण होता है और इस प्रोटीन से उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही रहती है, यानी ठीक ठाक रहती है, अच्छी रहती है, ताकि ये जीवित रह सके। इसके जीवित रहने के लिए ये प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिलॉयडीगन इनकॉग्निशिया के लिए। अब आरएनए इंटरफेरेंस में क्या करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा कि प्लांट सेल में हम क्या करते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के माध्यम से, उनके प्लाज्मिड के माध्यम से इस प्रकार के किसी भी जीन या इच्छित जीन को हम दूसरे प्लांट सेल में प्रवेश करा सकते हैं। तो उसके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के द्वारा इस डीएनए को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें? टोबैको सेल में या तंबाकू के पौधे में प्रवेश करा दिया जाता है। तो वहाँ पर तंबाकू के पौधे में ये जीन या डीएनए का टुकड़ा जो है वो वहाँ पर जाकर सेल में अलग अलग टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट का मतलब क्या है कि टेम्पलेट जो है वो आरएनए के प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, नॉन टेम्पलेट जो है प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेता है। तो टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट दोनों प्रकार के जो आरएनए के खंड या डीएनए के टुकड़े जो हैं टोबैको सेल में प्रवेश करा दिए गए, किसके माध्यम से? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर इसके प्लाज्मिड में से के साथ में मिलाकर इसके दोनों टेम्पलेट
टेम्पलेट स्ट्रैंड को और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को प्रवेश करा दिया गया टोबैको सेल या तंबाकू के पौधे में। तंबाकू के पौधे में टेम्पलेट से सेंस आरएनए और नॉन टेम्पलेट से नॉन सेंस आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, है ना। तो दो प्रकार के आरएनए बने, सेंस आरएनए जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होता था और नॉन सेंस आरएनए जिसमें प्रोटीन का निर्माण नहीं होता था। तो दोनों प्रकार के आरएनए बने जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, क्योंकि एक ही डीएनए के खंड से बने हुए थे, तो इसीलिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण दोनों आपस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं। अब इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को टोबैको सेल या तंबाकू के पौधे से निकाल कर, है ना, पहले हम कहाँ से जीन निकाले, इसी इनकॉग्निशिया मेलाइडिगन इनकॉग्निशिया निमेटोड से जीन को निकाले, जीन को तंबाकू के सेल में डाले। तंबाकू के सेल में इस तरह से दो प्रकार के आरएनए प्राप्त हो गया, सेंस और नॉन सेंस आरएनए, दोनों मिलकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाए। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को निकाल कर फिर से हम किस में डाल देते हैं, यदि इस कीट का प्रकोप यहाँ पर होता है, यदि इस कीट का प्रकोप यहाँ पर होता है, किस पर, टोबैको सेल पर होता है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इसकी बॉडी में पहुँच जाता है, मेलाइडिगन या निमेटोड की बॉडी में पहुँच गया। वहाँ पर विशिष्ट एंजाइम्स के माध्यम से ये टुकड़े में टूट जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। सेंस आरएनए भी अलग हो जाता है और नॉन सेंस आरएनए या एंटी सेंस आरएनए, सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए अलग हो गए। तो इस तरह से ये सेंस आरएनए है और ये एंटी सेंस आरएनए है, दोनों कहाँ से पहुँचे, टोबैको सेल यानी कि तंबाकू की कोशिकाओं से कहाँ पर पहुँच गए, ये इसके निमेटोड के बॉडी में पहुँच गए। सेंस और एंटी सेंस दोनों प्रकार के आरएनए यहाँ पर उपस्थित हैं। अब यहाँ इसकी बॉडी में सामान्य तरीके से इस जीन के द्वारा एक सेंस आरएनए जो है वो ट्रांसक्राइब हो रहा है। तो इस सेंस आरएनए से यहाँ पर जो एंटी सेंस आरएनए बन चुका है, यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम यहाँ इसकी बॉडी में प्रवेश करा चुके हैं, टोबैको सेल से होते हुए इसकी कीट की बॉडी में पहुँच गया। तो ये एंटी सेंस आरएनए के साथ जाकर मिलकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेता है। और यह जानते हैं हम कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कभी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है ना। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसे ही आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा उसमें प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं ले सकता। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और वही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। तो जैसे ही एंटी सेंस आरएनए इसके नॉर्मल सेंस आरएनए के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेता है, तो इसके प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। और ये प्रोटीन इस कीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है ये प्रोटीन। तो अब एंटी सेंस आरएनए के जुड़ जाने के कारण इस प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है इसकी बॉडी में और प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये कीट जो है वो मर जाता है। तो ये कौन सी विधि का प्रयोग किया गया, इस कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए टोबैको प्लांट में इसी कीट के डीएनए को निकालकर टोबैको सेल में प्रवेश कराया गया और वहाँ पर एंटी सेंस आरएनए का डेवलप किया गया, निर्माण किया गया। ये एंटी सेंस आरएनए इसकी जैसे ही इस कीट का प्रकोप टोबैको में होता है या तंबाकू में होता है, तो ये सेंस और एंटी सेंस आरएनए इस कीट के बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर जो नॉर्मली ट्रांसक्राइब होता रहता है सेंस आरएनए, उसके साथ में जाकर जुड़कर एंटी सेंस आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेता है। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनते ही प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है जो इसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है और ये कीट मर जाता है। तो इस तरह से ये आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए इंटरफेरेंस विधि के द्वारा कीट से के प्रकोप से तंबाकू के पौधे को बचाया गया। तो इसी तरह से अन्य और बैगन में, टमाटर में, आलू में इस तरह के इस विधि के द्वारा आरएनए अंतरक्षेप विधि के द्वारा इस तरह से कीट के प्रति प्रतिरोधी पौधों को बनाया जा रहा है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग से इस तरह से ये कई पीड़क प्रतिरोधी पौधों का निर्माण किया जा चुका है। एक और एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर टोमेटो। इंटरफेरेंस या आरएनए अंतरक्षेप का एक और बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो मतलब टमाटर जो है वो सामान्य उसकी भित्ति रहती है, वो उसमें एक जीन के कारण टमाटर में एक जीन होता है, जीन स्पेसिफिक जीन से एक प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन से एंजाइम बनता है पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम। ये पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम जो है इसकी बाह्य भित्ति की पेक्टिन को डिग्रेड कर देता है और जल्दी से जल्दी इसकी भित्ति सॉफ्ट हो जाती है और ये टमाटर गल जाता है सामान्य स्थिति में। लेकिन यदि आरएनए इंटरफेरेंस के माध्यम से
यदि इस तरह से एंटीसेंस आरएनए को प्रवेश करा दिया जाए इसमें और इस तरह से इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाए, यानी कि ये पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम की सिक्रीशन या सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगा, तो उसके कारण ये क्या होगा, ये सिंथेसिस नहीं होगा और सिंथेसिस नहीं होने के कारण, एंजाइम नहीं होने के कारण टोमेटो की जो भित्ति है वो डिग्रेड नहीं होगी जल्दी से और ज़्यादा देर तक ये फ्रेश रहेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लेवर सेवर टोमेटो, यानी कि टमाटर की बाह्य भित्ति जो है वो जल्दी से डिग्रेड नहीं होगी और ज़्यादा देर तक ये फ्रेश टोमेटो रहेगा, लंबे समय तक या अधिक समय तक। तो ये कौन सी विधि से इसको किया जाता है, RNAi यानी कि RNA इंटरफेरेंस विधि या RNA अंतरक्षेप विधि के द्वारा पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम की नहीं होने के कारण, माने इसकी सिंथेसिस को रोक दिया जाता है इस विधि के द्वारा, RNA अंतरक्षेप विधि के द्वारा, जिसके कारण ये टोमेटो जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रह सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है गोल्डन राइस का। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है गोल्डन राइस क्या है। तो गोल्डन राइस क्या है, एक प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का प्लांट है जिसके द्वारा ब्राउन कलर का राइस प्रोडक्ट होता है और इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। वास्तव में इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है या पूर्व उत्पाद, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से राइस के प्लांट में प्रवेश करा दिया जाता है। राइस के प्लांट में प्रवेश कराने से वो जो विटामिन ए का प्रीकर्सर है बीटा कैरोटीन, वो एंडोस्पर्म में एक्सप्रेस होता है, जिसके कारण वो चावल ब्राउन कलर का दिखाई पड़ता है और ये ब्राउन कलर का चावल जो है गोल्डन राइस कहलाता है। इसके रंग के कारण इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन राइस कहा जाता है। और वास्तव में यदि किसी भी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी है तो उनको या जिनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है विटामिन ए का टेबलेट, उनको इस चावल के माध्यम से आसानी से विटामिन ए जो है वो उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है गोल्डन राइस जो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से पोषण मान में वृद्धि की जा रही है। इसी तरह से कुछ पौधा प्रजातियों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भी जीन का प्रवेश कराया जा रहा है और उत्पादन क्षमता बढ़ाया जा रहा है। कुछ पौधों में जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन जो होता है, राइजोबियम का बैक्टीरिया का जीन जो होता है उसमें प्रविष्ट करा दिया जाता है, तो जो पौधे नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाते हैं वो भी करने लग जाते हैं। तो ये कृषि के क्षेत्र में जितने भी एग्जाम्पल थे इसमें NCERT में आपको डिस्क्राइब किया गया है, वो बता दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेडिकल फील्ड में इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं।